हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए जीके के प्रैक्टिस सेट सीरीज का 10वां वीडियो है। दोस्तों, अब तक 9 वीडियोज कराए जा चुके हैं इस सीरीज में, जिसमें कि प्रत्येक वीडियो में 50 क्वेश्चन हैं और 9 वीडियोज मिलाकर 450 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए, जल्दी से देखिए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। और सारे सीरीज में मिलाकर 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएंगे, जिससे कि आप LDC के एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेहतर करके आएंगे। तो चलिए बिना देर किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी है। याद रखिएगा, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल राज्य का लोक नृत्य है कथकली। जो कथकली है यह केरल राज्य का लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सबसे पहले, जो कि पहली महिला थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्फांसो आम किस राज्य का प्रसिद्ध आम है? तो जो अल्फांसो आम है यह महाराष्ट्र राज्य का प्रसिद्ध आम है। ठीक है, अल्फांसो आम महाराष्ट्र में पाया जाता है और वहाँ पर इसे GI टैग दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल का अंतिम शासक जो था वह था बहादुर शाह जफर, जिसे कि बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है। देखिए, बहादुर शाह जफर जो था यह 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें दिल्ली के तरफ से लड़ा था, और इसमें पराजय के बाद, हार के बाद इसे रंगून जेल में भेज दिया गया था। इसके बाद कोई भी मुगल शासक नहीं बना, तो जिसके चलते बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक कहलाया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, संभाजी के पश्चात मराठा राज्य का बागडोर किसने संभाला? तो जो संभाजी हैं यह शिवाजी के पुत्र थे, और यहाँ पर आंसर इसका होगा राजा राम। संभाजी के बाद राजा राम ने बागडोर संभाला था मराठा राज्य का। और संभाजी जो थे यह तो आपको बता ही दिया कि शिवाजी के पुत्र थे, इसके साथ साथ राजा राम भी शिवाजी के ही पुत्र थे, लेकिन संभाजी के बाद राजा राम ने वहाँ का शासन संभाला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दीर्घकालीन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान किस अम्ल के जमाव के कारण होता है? जो हम मेहनत करते हैं तो ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो मांसपेशियों में थकावट आता है वह किस अम्ल के कारण आता है? तो इसका आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। जो लैक्टिक अम्ल होता है इसी के कारण ये क्या होता है कि मांसपेशियों में जम जाता है अधिक मेहनत के बाद, जिसके कारण थकावट महसूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 8 है, दिल्ली का कौन सा सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े नेटवर्क के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का फिरोज शाह था, फिरोज शाह तुगलक, यही भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क बिछाया था। यानी कि नहरों का इतना ज़्यादा विकास किया था कि इसने संपूर्ण भारत में नहरों का बहुत अच्छा जाल बिछा दिया था, जिसके कारण खेती में सिंचाई आसान हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अलमाटी बांध जो कि कर्नाटक में है यह किस नदी पर बना है? तो अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर बना है। अब याद रखिएगा, आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। यहाँ पर कृष्णा नदी यानी कि कृष्ण भगवान की बात हो रही है, लगभग यह मान लीजिए। तो कृष्ण भगवान बचपन में क्या करते थे? माखन खाते थे, माटी खाते थे, नौटी नौटी हरकतें करते थे। याद रखिएगा कि जब कृष्ण भगवान बच्चे थे तो उस टाइम मिट्टी खाते थे, यानी माटी खाते थे। तो अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो जो पृथ्वी के सबसे नज़दीकी वाला यानी कि सबसे निचला वायुमंडल है, जिसमें कि हमारा एटमॉस्फेयर है, हम जहाँ सांस लेते हैं, ये वाला वायुमंडल का परत क्षोभ मंडल कहलाता है, जिसे इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल के बाद आता है समताप मंडल, उसके बाद समताप मंडल को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आता है मध्य मंडल यानी कि मेजोस्फियर, और उसके बाद आता है लास्ट वाला बहिर्मंडल। तो बहिर्मंडल को बोलते हैं एक्सोस्फियर। ठीक है, तो क्षोभ मंडल में हम लोग अभी रह रहे हैं, तो यह सबसे नज़दीकी परत है वायुमंडल की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखी जाती है? तो जो हिंदी भाषा है इसकी लिखावट देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। याद रखिएगा, देवनागरी लिपि में हिंदी को लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। गाजर से सबसे ज़्यादा विटामिन ए प्राप्त किया जाता है।
और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है, वीनस की मूर्ति किस फिल्म अभिनेत्री को कहा जाता है? तो वीनस की मूर्ति जो है यह मधुबाला को कहा जाता है, जो पहले ज़माने में पुराने ज़माने में एक्ट्रेस हुआ करती थी मधुबाला, बहुत ही सुंदर वो एक्ट्रेस थी, अभिनेत्री थी, तो उन्हें ही वीनस की मूर्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, केरल में इदुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो केरल का यह इदुक्की परियोजना जो है यह पेरियार नदी पर स्थित है। याद रखिएगा, पेरियार नदी जो कि केरल का बहुत ही डेंजरस भी नदी है और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी है। डेंजरस इसलिए है क्योंकि पेरियार नदी के कारण वहाँ पर हमेशा बाढ़ आने का संभावना बना रहता है, और इसी के ऊपर इदुक्की परियोजना बनाई गई है। यह एक डैम है जिसके कारण वहाँ पे बाढ़ को भी रोका जाता है और बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, और यह परियोजना बहुत ही डेंजरस है। आज के डेट में इस परियोजना से बहुत ज़्यादा खतरा का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि यह परियोजना पुराना होने के कारण आज टूटने के कगार पर है, जिसके कारण केरलवासी डरते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इदुक्की परियोजना और पेरियार नदी ये दोनों केरल में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, OIC का पूर्ण रूप क्या होता है? तो OIC का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो सभी मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं जिसे बोलते हैं OIC। आज के डेट में आप देखिए कि जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो यहाँ पर OIC एक्टिव होकर इस्लाम को सपोर्ट करने की बात कर रहा है कि हम फिलिस्तीन के तरफ से अपना सपोर्ट देंगे। ठीक है, तो यही OIC है जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने में किसने रुचि ली थी? तो भारत में स्थानीय स्वशासन को स्थापित करने में लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी, यानी लॉर्ड रिपन ने इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट तरीके से काम किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, पीली क्रांति का संबंध किस फसल के उत्पादन से है? तो जो पीली क्रांति है, येलो रेवोल्यूशन, यह है खाद्य तेल से, यानी कि तिलहन के उत्पादन से। जिन फसलों में तेल का उत्पादन होता है उनको बढ़ावा देने के लिए पीली क्रांति का शुभारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, सांची के प्रसिद्ध स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची का जो स्तूप है यह तो पहले याद रखिएगा कि भोपाल में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में है, और इसका निर्माण अशोक ने किया था, राजा अशोक ने किया था, और ये मौर्य साम्राज्य के शासक थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो भारत का सबसे बड़ा जो रिफाइनरी है वह है जामनगर में, और यह है गुजरात राज्य में। जामनगर जो है यह गुजरात राज्य में है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी है, और यह रिलायंस इंडस्ट्री इसे चलाती है, इसे हैंडल करती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, 1757 के प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो जो 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, इसमें अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव भूमिका निभा रहा था, और बंगाल की तरफ से कौन थे? सिराजुद्दौला थे। ठीक है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में यह लड़ाई लड़ी गई थी, जो कि 1757 की प्लासी की लड़ाई थी। इसी के बाद अंग्रेजी शासन जो था वह बंगाल में मजबूत हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जो चीनी यात्री था ह्वेनसांग, यह बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए भारत में आया था, तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, नीलगिरी पर्वत के सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो जो नीलगिरी पर्वत है इसके सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा। याद रखिएगा, नीलगिरी पर्वत के सर्वोच्च चोटी का नाम दोदा बेटा है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र किस कटिबंध के अंतर्गत आता है? तो जो पृथ्वी पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, यानी कि इन कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है। पूरे पृथ्वी पर इन दोनों क्षेत्रों के बीच में जो एरिया पड़ता है उस पर सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है, यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इन दोनों के बीच में जो है सबसे ज़्यादा गर्मी का क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है उसे सागर माथा बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा के लेखक कौन है? तो जो विंग्स ऑफ फायर है
यह डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, इन्होंने अपने ऊपर एक आत्मकथा लिखा था जो कि बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। अगर आपको टाइम मिले तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। हो सके तो आप फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF आपको आसानी से मिल जाएगा, या फिर बुक ले लीजिए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इन्होंने अपने लाइफ के बारे में बताया है कि किस तरीके से अनसक्सेस होते हुए भी सक्सेस मैंने पाया है। बार बार इन्होंने जो रिसर्च किए वो फेल हो जा रहा था, फिर उसके बाद इन्होंने हिम्मत नहीं हारा, इन्होंने अपने काम को और आगे बढ़ाया और लास्ट में यह भारत के मिसाइल मैन कहलाए। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी ये अपनी बुक लिखी है। तो यह विंग्स ऑफ फायर जो है, यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने खुद का जीवनी लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन थे? तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता MS स्वामीनाथन थे। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जन्मदाता थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी? तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजधानी था यह था पाटलिपुत्र में। और चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने ही मौर्य वंश को स्टार्ट किया था। जो राजा घनानंद थे या फिर बोलते हैं धनानंद थे, उनको मारकर इन्होंने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाई थी मौर्य वंश के नाम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 होती है। ठीक है, जिसमें से कि 12 जो होते हैं वो मनोनीत सदस्य होते हैं और 238 जो हैं वो होते हैं निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यसभा में 250 जो हैं अधिकतम सदस्य हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, सोने के आभूषण बनाते समय उनमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो जो सोना होता है यह 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। तो अगर इसे बनाया जाए 24 कैरेट को, तो यह लचीला हो जाता है, यह कमज़ोर हो जाता है। तो इसमें हार्डनेस लाने के लिए, मजबूती लाने के लिए तांबा मिलाया जाता है, या फिर चांदी को भी मिलाया जाता है कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर तांबा ही मिलाया जाता है। तो आप देखिएगा कि सोना जब भी 18 कैरेट या उससे नीचे का बनाया जाता है तो वह हल्का पिंक कलर या फिर हल्का रेड कलर का हो जाता है। यह तांबा के कारण होता है या कॉपर के कारण होता है। तो सोने में तांबा को मिलाया जाता है उसे मजबूत करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 36 है, वायुयान के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखिएगा, वायुयान के टायर में जो एरोप्लेन का टायर है उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। देखिए, हीलियम को टायर में क्यों भरा जाता है, इसका एक रीज़न है। हीलियम जो है यह बहुत ही हल्की गैस है, और हीलियम से भी हल्की गैस, एकमात्र हल्की गैस है वह है हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन टायर में नहीं भरा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन एक रिएक्टिव गैस है और यह वायुमंडल में जाकर रिएक्शन करने का डर होता है, जिसके कारण टायर फटने की संभावना होती है। इसलिए हाइड्रोजन को नहीं भरा जाता है। अब इसके बाद आता है नंबर हीलियम का। तो हीलियम जो है यह नॉन रिएक्टिव गैस है, यानी कि वायुमंडल में जाकर यह रिएक्शन नहीं करेगा, यह एक अक्रिय गैस है। ठीक है, और अक्रिय गैसों की सूची में यह आता है। तो यह रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए यह टायर में भरा जाता है कि टायर फटने का थोड़ा भी संभावना नहीं रहेगा और एरोप्लेन को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वायुमंडल के टायर में हीलियम गैस भरा जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, पेनिसिलिन किस जीव से प्राप्त किया जाता है? तो जो पेनिसिलिन है यह फंगस से प्राप्त किया जाता है, यानी कि कवक से प्राप्त किया जाता है। और पेनिसिलिन जो है यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक जो कि यूज किया जाता है रिएक्शन से शरीर को बचाने के लिए, किसी भी एलर्जी से बचने के लिए। तो वही पेनिसिलिन जो है यह कवक से प्राप्त किया जाता है, यानी कि फंगस से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है यह लखनऊ में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। यहाँ पर दवाओं को लेकर शोध किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? तो जलवायु परिवर्तन का मेन जो रीजन है वह है पृथ्वी का परिक्रमण, यानी कि जो पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य को, तो वही परिक्रमा के कारण ही पृथ्वी पर मौसम बदलते रहते हैं। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, हुसैन सागर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो जो हुसैन सागर झील है यह तेलंगाना राज्य में स्थित है और तेलंगाना राज्य के हैदराबाद में है यह हुसैन सागर झील। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, अलाउद्दीन खिलजी का शाही दरबार किस कवि द्वारा विभूषित था? यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कौन सा एक प्रसिद्ध कवि बैठता था? तो वह कवि था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे और बहुत अच्छा इनका राग था, बहुत अच्छा ये कविता भी गाते थे। तो यह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में थे। अलाउद्दीन खिलजी के अलावा ये बहुत सारे शासकों के दरबार में बैठे हैं। वैसे अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर पूछा गया है तो याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शाही दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, कोलकाता नगर की रूपरेखा किस वास्तुकार द्वारा रखी गई थी? तो जो कोलकाता नगर था इसका स्ट्रक्चर जॉब चारनॉक द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि इसके वास्तुकार जो थे कलकत्ता शहर के, यह थे जॉब चारनॉक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, श्वेत क्रांति के जन्मदाता कौन थे? यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति, इसके जन्मदाता थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जन्मदाता थे। और श्वेत क्रांति जो है यह दुग्ध क्रांति भी बोलते हैं, यानी कि दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह रेवोल्यूशन हुआ था जिसे श्वेत क्रांति बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला थी जुनको तेबई। जुनको तेबई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? तो लेडी विद द लैम्प के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विद द लैम्प भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया था? तो भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम 1835 ईस्वी में बनाया गया था। याद रखिएगा, 1835 ईस्वी में भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी किस राजा के दरबार में रहता था? तो जो प्रसिद्ध चिकित्सक धन्वंतरी थे वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। और चंद्रगुप्त द्वितीय का ही दूसरा नाम है राजा विक्रमादित्य भी बोलते हैं या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में चिकित्सक धन्वंतरी रहते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का मामला किसे सौंपा जाता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में जब कोई विवाद हो जाता है तो उसका मामला सीधा सर्वोच्च न्यायालय को यानी कि सुप्रीम कोर्ट को दे दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं, मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? तो मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर। मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व प्रसिद्ध मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो जो वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है मोनालिसा की, इसे लियोनार्डो द विंसी ने बनाया था। लियोनार्डो द विंसी इन्होंने बनाया था मोनालिसा की प्रसिद्ध पेंटिंग। और ये जो लियोनार्डो द विंसी हैं यह इटली के रहने वाले थे। ठीक है, और इन्होंने जो मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी यह इटली के एक प्रदर्शनी में रखा गया है जो कि आज भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो इसी के साथ यह 50 क्वेश्चन का सीरीज समाप्त हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे के और भी अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए, अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।